चलिए, आपका फिर से स्वागत है। टॉप 10 इंटरनेशनल हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जापान के पीएम के हमलावर को 10 साल की सजा की खबर यहां पर आ रही है। तो जापान पीएम के हमलावर को 10 साल की सजा। रैली में पूर्व पीएम किशिदा पर फेंका था स्मोक बॉम्ब और हमलावर के बैग से मिला था चाकू। वाकायामा जिला कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया, जहां हमलावर के बैग से मिला था चाकू और वाकायामा जिला कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला। तो जापानी पीएम के हमलावर को 10 साल की सजा हुई है और रैली में पूर्व पीएम किशिदा पर फेंका था यह स्मोक बॉम्ब और हमलावर के बैग से चाकू मिला था और वाकायामा जिला कोर्ट ने सुनाया यह सख्त फैसला। तो आज की अंतर्राष्ट्रीय जगत में जापान के परिप्रेक्ष्य से, एशिया के परिप्रेक्ष्य से सबसे बड़ी खबरों में से एक, जहां पर हमलावर को यहां पर सजा सुनाई गई है, 10 साल की सजा सुनाई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रैली में पूर्व पीएम किशिदा पर फेंका था स्मोक बॉम्ब और अब 10 साल की सजा हमलावर को मिल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुख्य मुद्दों का रुख करते हैं। देखिए, अब रुकेगा क्या युद्ध? ये हमने जो है पीछे बैकग्राउंड में आपके लिए जो तस्वीर रखी है, इसका मतलब ये है कि देखिए, खबर मैं आपको समझाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के जो है अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही यूएसए और रूस के बीच हालात बदले हैं। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद ही यह साफ कर दिया था कि वो पुतिन से मिलना चाहते हैं। पुतिन भी ट्रंप से मिलने की इच्छा जता चुके हैं। इसी बीच बीते मंगलवार को सऊदी अरब के रियाद में रूस और अमेरिका के बीच बैठक हुई, जिसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हिस्सा लिया। रूस की तरफ से इस बैठक में क्रेमलिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरो उशाकोव भी थे। तो वहीं अमेरिका की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही सऊदी अरब के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। करीब 4.5 घंटे तक चली इस बैठक में रूस और अमेरिका के बीच अहम विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार पर काम किया जाए। इसके लिए दोनों पक्ष एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने पर सहमति उन्होंने जताई। साथ ही दोनों पक्षों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की विषय पर में भी जो है बात हुई है। बता दें कि पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने फोन पर पुतिन से बातचीत की थी और इस दौरान युद्ध को खत्म करने पर जोर दिया था। दोनों ने एक दूसरे से मिलने की इच्छा भी जताई थी और पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता भी दिया था। बता दें कि इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाया गया था। ज़ेलेंस्की का पहले सऊदी अरब जाने का कार्यक्रम था, जो बैठक के बाद फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। अब वो 10 मार्च को सऊदी अरब जाएंगे। चलिए, इस खबर पर ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं क्या कुछ खास है। रूस अमेरिका ने यूक्रेन मुद्दे पर 3 बातों पर सहमति जताई है। क्या मुद्दे वो आप जान लीजिए। यूक्रेन मुद्दे पर शांति समझौते के लिए दोनों देश टीम बनाएंगे। ये जो टीमें हैं लगातार बातचीत करेंगी, ये आपको मैं बता देता हूं। और अमेरिका ने कहा कि बैठक का उद्देश्य युद्ध को स्थायी तौर पर खत्म करना होगा, ये उद्देश्य है। आगे आपको बताएं कि अमेरिका ने कहा कि शांति बहाल करने की कोशिशों में किसी न किसी तरह यूक्रेन और यूरोप को भी शामिल किया जाएगा। हम ऐसा हल निकालेंगे जो युद्ध से प्रभावित हर पक्ष को स्वीकार हो, जो दोनों पक्षों को जो स्वीकार है वही हल निकाला जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब इसमें और क्या है वो भी आपको हम बताते हैं, अगले ग्राफिक्स का भी रुख करेंगे। अब रूस यूक्रेन में शांति के लिए 3 साल में 8 कोशिशें, कब कहां वो भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मार्च अप्रैल 2022 को इस्तांबुल और बेलारूस में वार्ता हुई। अब यूक्रेन के बुच में कथित रूसी युद्ध अपराधों और सैन्य हमलों के कारण वार्ता विफल हो गई। अब फिर अगली जो बात है वो मई जून 2022 को। इसके बाद अगला जो है ये बताते हैं आपको, अफ्रीका और तुर्की ने मध्यस्थता की, यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज निर्यात की अनुमति मिली। फिर कब हुई? दिसंबर 2022 को ज़ेलेंस्की की 10 सूत्रीय पीस प्लान पेश किया गया। रूस ने इसे खारिज कर दिया। आप ये सोचिए, इसको खारिज कर दिया गया। अब और क्या है इसमें, और क्या है, जून 2023 को भी सऊदी अरब की अगुवाई में जेद्दा में बैठक हुई। चीन, भारत और अमेरिका समेत 40 देशों ने शांति वार्ता में हिस्सा लिया। रूस को नहीं बुलाया गया, कोई हल नहीं निकला और फिर दोबारा ट्राई किया इन्होंने। नवंबर 2023 में पोप फ्रांसिस ने, जो इनके ईसाइयों के पोप हैं, पोप फ्रांसिस ने शांति के लिए कहा। वेटिकन ने गुप्त रूप से शांति वार्ता के प्रयास किए। रूस यूक्रेन अपनी शर्तों पर अड़े रहे, कोई
कोई नतीजा नहीं निकला। आप दिसंबर 2023 में आ जाते हैं, जहां पर चीन और ब्रिक्स की नई शांति पहल जो हुई, वहां पर यूक्रेन पश्चिमी देशों ने रूस के पक्ष में झुका हुआ उसको बताया, तो भी बात नहीं बनी। फिर जनवरी 2023 की भी अगर आप बात करें तो देखिए, तुर्की ने 2 साल बाद करने की कोशिश की, रूस ने वार्ता के लिए रुचि दिखाई, लेकिन कब्जे वाले क्षेत्रों को ना छोड़ने की शर्त रखी 2023-24। और फरवरी 2024 में स्विट्जरलैंड में शांति सम्मेलन हुआ, यूक्रेन और उसके सहयोगियों के साथ शांति वार्ता आयोजित करने की योजना बनाई गई। रूस ने इसे एक तरफा बताते हुए खारिज कर दिया और फरवरी 2025 में भी सऊदी अरब में जो है अमेरिका और रूस के बीच वार्ता हुई। समाधान के लिए रोड मैप तैयार हो सकता है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी बने हैं, लेकिन खबर मैं समझा देता हूं। कतर के अमीर की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई मिली है। दोनों देशों ने बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और कतर ने भारत में $10 अरब के निवेश का वादा किया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 17-18 फरवरी 2025 को भारत की यात्रा की। पीएम मोदी के निमंत्रण पर आए अमीर का ये दूसरा राजकीय दौरा था। भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिहाज से यह यात्रा काफी अहम थी और अमीर के साथ उनके साथ मंत्रियों, अधिकारियों और व्यापार जगत के दिग्गजों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया था। 18 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने अमीर का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया। चलिए इसी के ऊपर जानकारी और लेते हैं संजीव श्रीवास्तव जी से। संजीव जी, रिलेशनशिप आप उसकी बात आप समझें, जैसे रिलेशंस होते हैं अब देशों के, कूटनीति वहां पर होती है, डिप्लोमेसी होती है। ये पीएम मोदी का एक स्टाइल है, वो जाते हैं, मिलते हैं, स्वागत करते हैं, गले लगते हैं, चाहे वो अमेरिका जाएं, चाहे फिर यहाँ पर कतर से कोई आए, लेकिन उनके भव्य स्वागत का तरीका और रिश्तों का इतना बेहतर होना, इसका लंबे समय में क्या असर आपको लगता है होने वाला है? देखिए शिवम जी, इससे भारत और कतर के जो संबंध हैं वो और अधिक निसंदेह प्रगाढ़ हुए हैं इस यात्रा से। और दोनों ही राष्ट्रों के बीच में पहले से ही अच्छी समझदारी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कतर के जो आमिर अल थानी के बीच में गहरी मित्रता है। और कतर के बारे में मैं आपके दर्शकों को ये अवश्य चर्चा करना चाहूँगा कि एक ऐसा राष्ट्र है जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेज रखता है, एक ट्रबल शूटर के तौर पर जाना जाता है। और कतर की राजधानी दोहा अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेगोशिएशंस का केंद्र रहा है। कतर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तालिबान के बीच में जो बातचीत हुई थी उसमें भी मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी। और अभी हमास ने और इजराइल के बीच में जो बंधकों की रिहाई को लेकर के जो बातचीत हुई, उसमें भी कतर ने अपनी भूमिका अदा की। और भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो हमारे 8 नौसेना के जो पूर्व अधिकारी थे वो एक मामले में वहां पर फंस गए थे, तो उनको भी जो है सुरक्षित स्वदेश वापसी कराने में कतर ने एक मित्रतापूर्ण अप्रोच के साथ कार्य किया और जिससे कि उन 8 में से 7 भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी हो चुकी है। एक अन्य अधिकारी हैं जो अभी भी कतर में है और उनकी भी आने वाले समय में वापसी होगी। तो और कतर के बारे में एक अन्य तथ्य ये भी है शिवम जी कि कतर की जो पूरी आबादी है उसमें 25% जो उसका आंकड़ा है वो भारतीय मूल के लोगों का है। और कतर एक बेहद संपन्न राष्ट्र है, बहुत धनी राष्ट्र है और इस संपन्नता और जो विकास का जो स्तर है उसको हासिल करने में भारतीय लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की है। कतर भारत को सबसे बड़ी मात्रा में LNG और LPG प्रोवाइड कराता है और एनर्जी पार्टनरशिप की हमारी बहुत ही गहरी और प्रगाढ़। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बीते सोमवार को भारत से बांग्लादेश में अपनी पार्टी अवामी लीग के समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित किया है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम यानी इंटरिम गवर्नमेंट पर देश को आतंकवाद और अराजकता का केंद्र बनाने का आरोप लगाया। हसीना ने कहा कि मैं लौटूंगी और बांग्लादेश में हत्यारों को न्याय का सामना करना पड़ेगा, उनका हिसाब बांग्लादेश की धरती पर ही होगा। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, ये कह रही मैं वापस आऊंगी, संभव है, ऐसा हो सकता है क्या? पाकिस्तान जैसा कुछ माहौल वहां पर बन जाएगा? क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में अगर जरा विश्लेषण के साथ आप बता पाए तो। देखिए शिवम जी, वो दिन अवश्य आएगा कि जब बांग्लादेश की बड़ी नेता, वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी मातृभूमि में वापसी करेंगी और पाकिस्तान जैसा जो वातावरण, पाकिस्तान जैसा जो पूरा वहाँ पर जो साजिशें चल रही हैं उसको एक नया पाकिस्तान बनाने की,
वो साजिशें सफल नहीं होने दी जानी चाहिए। और मैं ये लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि जो बांग्लादेश में जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें हैं और वो जो साजिशें रच रही हैं वो कैंसर जैसा है, और ये कैंसर अपने अर्ली स्टेज में है और इसका इलाज किया जाना चाहिए। और उसको करने की प्रक्रिया में भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और विश्व के ऐसे सभी जो लोकतांत्रिक राष्ट्र संस्थाएं जो कि आतंकवाद और अतिवाद से लड़ रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के भविष्य को बेहतर देखना चाहते हैं, बांग्लादेश में जो ये साजिशें रची जा रही हैं, जाहिर है कि सभी को मिलकर के उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की जो यात्रा हुई है उसमें अमेरिका के प्रशासन से भी एक विमर्श हुआ है। हालांकि इसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई ज़्यादा वक्तव्य नहीं दिए, लेकिन उन्होंने ये पूरी जो बांग्लादेश के संदर्भ में की जाने वाली जो भविष्य में कार्रवाइयाँ हैं उसके संदर्भ में भारत को लीड लेने का अनुरोध किया है। और भारत के ऊपर अमेरिका जो है भरोसा करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में ये जो कैंसर है रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवाद आतंकवाद का, उसका जो है इलाज ढूंढा जाना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि सभी इसका लिए प्रयास करेंगे। शेख हसीना का अभी जो वहाँ पर प्रभाव है वो बहुत ही गहरा और मजबूत है। उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जो लेगेसी है उसको मिटाया नहीं जा सकता। उनके घरों को तो जलाया जा सकता है, मूर्तियों को तो गिरा सकते हैं, लेकिन उनकी लेगेसी को, उनके समर्थकों को आप जो है वाइप आउट नहीं कर सकते। और ये बांग्लादेश में अवामी लीग का एक बहुत बड़ा बेस है और वो एक दिन अवश्य वापसी करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता प्रयास करने की जो आवश्यकता है वो श्रीवास्तव जी वो रहेगी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर देश को आतंकवाद अराजकता का केंद्र बनाने का आरोप लगाया। हसीना ने कहा कि मैं लौटूंगी और बांग्लादेश में हत्यारों को न्याय का सामना करना पड़ेगा, उनका हिसाब बांग्लादेश की धरती पर होगा। वो कह रही हैं कि शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा है। तो चलिए श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और विस्तार से अपने एनालिसिस को यहाँ पर दिया। दर्शकों, मुद्दे और भी, प्रयास तो था, मन तो था और भी मुद्दे आपके साथ साझा करते, लेकिन समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लाएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।